अस्सलामुअलैकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अज़्म पाकिस्तान और edutv.ac से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अरूजई। सामीन, जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कोरोना वायरस के बारे में, WHO की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया था कि वायरस हमारे साथ एक तवील अरसे के लिए रहेगा, और हमने बात की थी कि इसकी वजह से अर्थ को कितना फायदा पहुंच रहा है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद पाकिस्तान में 14,504 हो गई है, जबकि 312 अमवात हो चुकी हैं। जहां पाकिस्तान में दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, वहां स्पेन में इस महीने न्यू केसेस में डिक्लाइन आया है, अमवात में भी डिक्लाइन देखा गया है। इस महीने वहां लॉकडाउन में कमी कर दी गई है, और टेस्टिंग क्राइटेरिया भी स्पेन ने अपना चेंज कर लिया है। अब वो सिर्फ पॉजिटिव PSR टेस्ट को इंक्लूड करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस के दो किस्म के टेस्ट होते हैं, PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट, वो क्या होता है, और जो पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं कोरोना वायरस से वो दोबारा इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं, और वैक्सीन पर भी साथ साथ काम हो रहा है और उसमें एक पेशरफ्त आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मतियुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कोरोना वायरस के दो किस्म के टेस्ट होते हैं, PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें क्या फर्क है, और ये इसमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है? पीसीआर टेस्ट जो है ना डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पीसीआर ही डायग्नोसिस के लिए चाहिए और पीसीआर से कंफर्म हो जाता है कि द पर्सन इज एक्सपोज्ड और हैव कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 जो है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज इन 2019। तो जिसका पीसीआर पॉजिटिव हो जाता है तो वो कोविड-19 का पेशेंट डिक्लेयर हो जाता है। जबकि जब जब किसी शख्स को, अब एक बात पक्की है कि जब भी कोई किसी शख्स को, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जब वो डिजीज होती है तो बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स की जो एक्टिविटीज होती है उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, जो लेटर इन्फेक्शंस में उसको बचाने के लिए फायदेमंद होती हैं। तो एंटीबॉडी का मकसद ये होता है कि वो शख्स कोरोना वायरस से एक्सपोज हुआ है, तो इसलिए एंटीबॉडीज टेस्टिंग से ज्यादा उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत या उसकी इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा बताता है कि वो कोरोना वायरस से किस हद तक उसको इम्यूनिटी हासिल है। जी। अच्छा सर, अब तो लॉकडाउन में भी कमी थोड़ी इख्तियार कर ली गई है, तो कोरोना वायरस अपनी पीक पर पहुंच रहा है और इसका आउटब्रेक भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या और भी इससे ज्यादा पीक पर पहुंचेगा, या बस काफी है इतना? देखिए, डिपेंड करेगा कि हमारी जो हम इसके लिए क्या तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, जी। क्योंकि इसका फैलाव पर्सन टू पर्सन है और फ्रॉम सरफेस है। तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट या ड्रॉपलेट के लिए तो हमें मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ये दो मेन तो, और कहीं किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां भीड़ हो, बिला वजह घर से नहीं निकलना चाहिए, ये तो इसकी प्रोटेक्शन होगी। फिर ये जब एक किसी जो शख्स इन्फेक्टेड है, जब वो खांसता है, छींकता है, तो ये 3 फीट के दूर तक जाता है। उसके बाद उस फासले में जो मौजूद होगा उसको इन्फेक्ट करता है, लेकिन उसके बाद ये नीचे गिर जाता है और सरफेस के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, ये 2 घंटे से 2 दिन तक उस पे रहता है। और जो भी उसको टच करेगा तो उसके हाथों में लग जाएगा, और फिर उन हाथों को जो चीज टच करेंगी उस पे लग जाएगा। मिसाल के तौर पर दरवाजे के हैंडल्स, हमारे अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, जो भी है। तो इसीलिए जब भी कोई सरफेस हम टच करें उसके हैंड वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, इन तमाम बातों से और भी एक बड़ी अहम चीज है, वो है हमारी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत, क्योंकि इस कोरोना वायरस की ना कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन है। तो इसको बचाने के लिए तो सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत ही चाहिए। जी। अच्छा, अब कोरोना वायरस का लग जाना डिजीज होने के लिए या खुदा न खास्ता फैटल होना के लिए काफी नहीं कि कोरोना किसी को लग गया तो वो या कोरोना पॉजिटिव कोई हो गया तो वो अब कोई जरूरी है कि उसको खुदा न खास्ता कोई बहुत सीरियस डिजीज हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसकी एज ग्रुप क्या है। बच्चों में इंटरेस्टिंगली वैसे तो ये दो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में कोई भी वायरस नुकसान देता है।
जैसे फ्लू है वो छोटे बच्चों में भी, यंग चिल्ड्रन में भी और ओल्ड एडल्ट्स में भी हार्मफुल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कोरोना वायरस की जो अब तक की जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि ये बच्चों में इसकी लिथैलिटी बहुत ही रेयर है। लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, हमें पता लगेगा कि इसकी वजह क्या है। बहुत सारे इसके लिए थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि चूंकि बीसीजी वैक्सीनेशन जिनको हुई होती है उसकी वजह से बच रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। लेकिन कोरोना वायरस लीथल है हाई रिस्क ग्रुप के लिए। अब हाई रिस्क ग्रुप की डेफिनेशन है, हाई रिस्क में नंबर 1 एनीबॉडी हु इज मोर देन 65 इयर्स ओल्ड एज, नंबर 2 एनीबॉडी हु इज हैविंग एनी डिजीज या सीने के कोई किसी भी मर्ज में मुब्तला है। मिसाल के तौर पर उसको जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग स्मोकर से सीओपीडी हो जाता है और उस सीओपीडी के नतीजे में या उसको रिकरेंट इन्फेक्शन अगर लंग्स में होती रही तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो इन तमाम चीजों में उसका खतरा ज्यादा है। फिर वो तमाम कंडीशंस जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, सबसे अहम उसमें सबसे कॉमन डायबिटीज है। बदकिस्मती से पाकिस्तान हैज बिकम अ डबल ट्रबल कंट्री। डबल ट्रबल से मेरी मुराद यहाँ ये है कि तरक्की पजीर ममालिक में क्रोनिक डिजीजेस कॉमन है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, सो मेनी ऑफ दिस। और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं लाइक पाकिस्तान, यहाँ इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक डायरिया, निमोनिया, मीजल्स, ये चीजें ज्यादा कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में लाइफस्टाइल चेंजेस इतनी हो गई हैं जिसकी वजह से यहाँ डायबिटीज भी अच्छा खासा कॉमन हो गया। ऑलमोस्ट 15 to 20% पॉपुलेशन को डायबिटीज है। इस तरह हाइपरटेंशन भी, इस तरह कैंसर भी क्वाइट कॉमन हो गया हमारे यहाँ। तो अब हम लोग दोनों तरफ से मुश्किल में आ गए। तो वो लोग जिनको डायबिटीज है या खुदा न खास्ता कैंसर है, इवन ब्रोंकियल एज्मा, दम्मा जो कि बड़ा कॉमन एक मर्ज है। अच्छा, दम्मा में इलाज कोर्टिसोन है, कोर्टिसोन ही उसका इलाज है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जिसको हम कहते हैं, उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल सिर्फ इसमें नहीं है, कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल और बहुत से अमराज में, स्पेशली कोई कैंसर में उसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारी अमराज में उसका इस्तेमाल होता है। ये वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो जिन लोग हार्ट फेलियर है वो भी हाई रिस्क ग्रुप में, जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, बहुत ज्यादा मोटे लोग, वो भी हाई रिस्क। तो ये हाई रिस्क ग्रुप को की हिफाजत करना ये ज्यादा जरूरी है। तो ये मेन है कि इनको हमें अपने हाई रिस्क ग्रुप को बहुत उनका ख्याल करना पड़ेगा, अपने ओल्डर एज पॉपुलेशन को, और उनका ख्याल रखना पड़ेगा। यंग लोगों में तो इसकी जो फर्टिलिटी है बहुत लो है, और जो यंग लोग हैं जो इस मर्ज से निकल जाएगा, आप देखिए ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे हम बात हो रही है, लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि हमारे एक मिनिस्टर सिंध के सईद गनी साहब को कोरोना हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो सेहतियाब हो गए। तो बहुत सारे लोग सेहतियाब हो रहे हैं। तो जो आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, इन सेहतियाब लोगों में एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ पैदा हो जाती है, और वो एंटीबॉडीज न सिर्फ है कि उनके लिए फायदेमंद है, बल्कि अगर उनका प्लाज्मा लेके उन एंटीबॉडीज को हम निकाल लें उससे, और हम उन लोगों को इंजेक्ट करें जिनको कोरोना का मर्ज है, तो उनको शफा होती है। तो ये मेन बात थी जो आप पूछना चाह रहे थे। कोई और सवाल? जी सर, जैसे कि आपने कहा कि सेहतयाब भी हो रहे हैं लोग, लेकिन सर ये भी देखा गया है काफी कंट्रीज में और पाकिस्तान में भी कि जो सेहतयाब हो रहे हैं वो दोबारा इन्फेक्ट भी हो रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में, चाइना वगैरह में, काफी सारी कंट्रीज में जो सेहतयाब हो रहे हैं वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो सर अब आपने भी कहा कि प्लाज्मा उनका लिया जा रहा है उनको ठीक करने के लिए, तो सर फिर वो प्लाज्मा हेल्पफुल होगा अगर दोबारा से पेशेंट इन्फेक्ट हो रहे हैं तो? अच्छा देखिए, मेरा इस मामले में थोड़ा सा इख्तलाफ है। बात ये है अभी भी हम बहुत ज्यादा इसके बारे में खौफजदा हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा चीजों को एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। मुझे ये जरूर मुमकिन है कि कुछ लोगों को दोबारा हो गया हो, लेकिन मेजोरिटी को नहीं होता। तो इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत है। एक शख्स जिसके बदन में एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है।
लेकिन जी। चूंकि हर वायरस अपनी म्यूटेट करके अपनी खासियतों को तब्दील कर देता है, तो बॉडी मैकेनिज्म उसको उससे एक्सपोज नहीं हुई होती, तो एंटीबॉडीज नहीं होते। तो हम्म। जो शख्स जो कोरोना इस नए वाले कोरोना से एक्सपोज नहीं हुआ है, उसके जिस्म में इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तो नहीं है, लेकिन सर्टेनली बाकी जो जो मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म वो तो है ना, जो जी। डब्ल्यूबीसी है, जो कि इससे जंग करते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने की जरूरत है। तो यस, चांसेस जरूर है। जैसे मैं इसको मिसाल आपको दूंगा, फ्लू वैक्सीन। जी। फ्लू हम में से किसको नहीं हुआ है? सबको। हम सबके जिस्म में अगर आपने देखा जाए तो एंटीबॉडीज जरूर होंगी, जी। लेकिन जी। फिर भी दोबारा हमें फ्लू तो होता है ना। लेकिन इतना सीवियर कभी नहीं होता है। हम्म। वो लोग जो देखिए, अच्छा दूसरी एक और बात, फ्लू वैक्सीनेशन के बाद क्या फ्लू नहीं होता? होता है, लेकिन हम्म। सीवियर फ्लू। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जरूर प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वायरस कितनी तादाद में आ गया, कितना कितना विरुलेंट है, कोई नई उसकी म्यूटेशन तो नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये काम नहीं करता। लेकिन दोबारा मैं इसको एम्फेसाइज कर दूं कि जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं, उनकी कुव्वत मुदाफियत या उनके चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर इज मच मच मोर देन एनीबॉडी हु डज नॉट हैव। तो जी। सर मैं थोड़ी देर में कॉल कर लूं? तो ये एक बड़ी अहमियत है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हम एंटीबॉडीज का होना एक अच्छी बात है। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, आपने भी जैसे कहा कि हाइप क्रिएट हो गया, न्यूज में भी हर वक्त कोरोना वायरस से रिलेटेड बात होती रहती है, न्यूज भी उसी से रिलेटेड, प्रोग्राम्स भी उसी से रिलेटेड। तो ऐसे में जब लोग ज्यादा कोई चीज देखते हैं तो वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, उनको फिर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना मुश्किल है और ये कितना नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने वो वाली बात याद दिलाई, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जब भेड़िया आया तो कोई नहीं था उसको बचाने के लिए। ये जी। एक हकीकत कि जब जो समझदार लोग होते हैं, वो किसी चीज को ना बहुत ज्यादा दबाते हैं, ना बहुत ज्यादा हम्म। बढ़ावा। जी। बदकिस्मती से अभी ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनली ये बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन है। उसकी वजह शायद ये है कि इस किस्म का एक वाकया स्पेनिश फ्लू का 1800 में हो चुका है, 18,000 में। तो उस खौफ का शायद 1918 में हुआ था एग्जैक्टली। तो ये उसका खौफ, उस वक्त बहुत ज्यादा बात हुई थी, तो उसके खौफ की वजह से ये बहुत ज्यादा इस पे किया गया है। लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसको थोड़ा सा म्यान रवि रखा जाए तो बेहतर है। और जी। बीइंग अ मुस्लिम हमें खौफजदा इतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत करता है और करता रहेगा। और सबसे अहम जी। बात कि हमारे मुल्क में देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में जो कोरोना की जो फैलने का जो की रफ्तार है, वो सर्टेनली कम है उन ममालिक से जिन ममालिक में इन्हीं दिनों में शुरू हुआ था। उसकी मिसाल अमेरिका है, उसकी मिसाल ईरान भी हमसे थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ था। तो उस लिहाज से हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। और उसकी शायद वजह, एक सबसे अहम वजह ये है कि हमारी जो नौजवान तबका है वो 65% है, तो लिहाजा उनमें फाइटिंग की सलाहियत ज्यादा है। दूसरा ये कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ाइयत की इतनी कमी नहीं है कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो। तीसरी वजह ये हम्म। है कि हमारे यहाँ रिकरेंट फ्लू इतना हुआ है, गुज़िश्ता 2 सालों में इतना ज़्यादा फ्लू आया है कि शायद हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द फ्लू है, वो किसी तरह, इट इज़ जस्ट एन हाइपोथेसिस, इट मे नॉट बी राइट, क्योंकि इसका कोई प्रूफ मेरे पास या कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं कि शायद वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की तरह ये एंटीबॉडीज़ वो कोरोना को भी न्यूट्रलाइज़ कर रही हैं। अबव ऑल जी। क़ज़ा व क़दर पे हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला ने हमें जब, और याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो फिर बॉडी मैकेनिज़्म्स आपकी इम्यूनिटी को करती है। तो शायद ये वजूहात है, वरना तो जो जिस तरह की सूरत-ए-हाल हमारे पास है, उसमें तो ये वबा बहुत ज़्यादा आगे जानी थी। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त करे और ये वबा मज़ीद ना फैले। इसके लिए सिर्फ आमीन। होशमंदी की ज़रूरत है कि हम जी। होशमंदी से जो 4-5 बातें बताई जा रही हैं, इनमें से मुश्किल कोई भी नहीं है। कोई किसी चीज़ के लिए मुश्किल नहीं है। हम अपने चेहरे पे मास्क रखें, मास्क ना हो, स्पेशली वो लोग जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी हो रहा है, उन पे तो फ़र्ज़ बनता है कि वो जी। अपना मुँह जो है ढाँकें,
मास्क जरूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क खरीदते फिरे, नहीं मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा है। मेरे पास ऐसे दो बाहर के दोस्त हैं जो हमसे पूछते हैं कि बताओ सर्जिकल मास्क की तुम्हारे मुल्क में क्या सूरत है, हमें तो नहीं मिल रहा। और ये मैं तरक्की याफ्ता हम्म। ममालिक की बात कर रहा हूं। यहाँ जी तक के FDA ने, WHO ने, NIH ने, इन्होंने ये इजाजत दे दी है कि आप मास्क को रीयूज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्ट्रावायलेट रेज। और हम्म। इवन कि कपड़े के मास्क यानी कम्युनिटी यूज के लिए उन्होंने कहा सर्जिकल मास्क मत करें, बाजारों में सर्जिकल हम्म। मास्क नहीं, कपड़े के मास्क बना के पहन सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो खवातीन माशाल्लाह दुपट्टा पहनती हैं, वो अपने मुंह पे जी अच्छी तरह दुपट्टा बांध ले। मर्द हजरात के पास रुमाल होता है, अगर नहीं भी है तो खरीद ले, वक्त आ गया है कि रुमाल तो हम खरीद ले, पुराने जमाने की यादें ताजा करें, तो मुंह जी पे रुमाल अच्छी तरीके से। या अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नमाजी हैं, अल्लाह उनको और सेहत दे और जिंदगी दे, वो साफा अगर सर पे बांधते हैं तो अपने मुंह पे साफा हम्म। लगा ले। मकसद तो ये, और सबसे अहम मकसद है डिस्टेंस मेंटेन करना, जी जी सबसे अहम मकसद है हाथ धोना, सबसे अहम मकसद है कि उन जगहों पे नहीं जाना जहां बहुत ज्यादा इज़्दिहाम या रश है, और रश क्रिएट नहीं करना। हम ये चीजें हम्म। करेंगे, और अपना ख्याल रखना, नींद पूरी करना, खाना ठीक तरीके से वक्त पे खाना, और अपना ख्याल रखना, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना, हम्म। उनसे उनको उनको जरा ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे हमारा बहुत आना जाना ना हो, और उनको ये समझाएं कि आपसे जो मिलने आए तो कोई बगैर मास्क के ना आए, और उनको उनको जो है ना मास्क के बगैर ना रखें। फिर उसके अलावा एक और जरूरी बात है बुजुर्गों के लिए कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, उनको हम्म। ये तसल्ली देना कि कोई परेशानी की बात नहीं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इस वजह से पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, जी क्योंकि कोई कोई देखिए ना, तो अनदेखा दुश्मन है ना, इसका तो नजर ही हम्म। नहीं आता, और खुदा न खास्ता क्या से क्या हो जाए। जी जी। अच्छा सर, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, और कोरोना वायरस अगर इसी सर वो ही मतलब पेशेंट्स को बचा रहे हैं, अगर उन्हीं को इस तरह से मसले में आते रहे और अगर वो ही इन्फेक्ट होते रहे तो फिर ये खतरनाक हो सकता है हम लोगों के लिए। तो सर इसकी क्या वजह है कि हेल्थ केयर जो स्पेशलिस्ट हैं वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसको, या जरूरत का सामान अभी भी नहीं है उन लोगों के पास? असल में देखिए, ये तो मैं समझता हूँ किसी भी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की, हेल्थ केयर वर्कर की खुशकिस्मती है कि वो जी इंसान की जिंदगी बचाने में एक हिस्सा अदा कर रहा है। जिंदगी तो मौत अल्लाह के हाथ में, ये जी जी हमारी खुशकिस्मती हेल्थ केयर वर्कर्स की, अल्लाह ताला ने हमें इसका एजाज बख्शा है कि हम इसमें शामिल रहे, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारे आलम इंसानियत की जान बचाई। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब इसके दो एलिमेंट्स हैं। जी देखिए, मसला वो जो हम बात करते हैं हाइप, हाइप क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि मास्क इस कदर ज्यादा खरीदे गए कि हम्म। मास्क लोगों ने ब्लैक करने शुरू कर दिए, मास्क मार्केटों से गायब हो गए। तो जिस जी जो हेल्थ केयर वाला जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको मास्क पूरी तरीके से मिलना कम हो गया। और सिर्फ हम्म। पाकिस्तान में नहीं पाए गए, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जी इंग्लैंड में, जर्मनी में, कहीं चले जाएं, मास्क का मिलना इस वक्त बड़ा मुश्किल काम बन गया है। अच्छा, अब इसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। जी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो हेल्थ केयर में वो जो सफाई करने वाला है, उसको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। अच्छा, वो हम्म। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो एक और अजीब सी भेड़चाल पैदा हो गई कि हर आदमी कहता है मुझे N95 मास्क चाहिए। अच्छा, हम्म। मास्क एक होता है सिंपल सर्जिकल मास्क, जो कि आम मास्क इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है रेस्पिरेटर, जिसके अंदर खास किस्म की चीज लगी होती है जो 5 माइक्रोन से नीचे तक को भी रोक लेता है, जबकि जो आम मास्क वो 10 माइक्रोन को रोकता है। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस है, ये बड़ा वायरस है, तो लिहाजा इसको आम मास्क भी रोक सकता है। तो जी लिहाजा, और वो वाला N95 मास्क उस वक्त चाहिए होता है जब वो एयरबोर्न इन्फेक्शन हो, जैसे टीबी है, मिजल्स है। हम्म। कोरोना वायरस इज नॉट एयरबॉर्न, ये ड्रॉपलेट है। ये लुआब में, नाक के, मुंह के लुआब एक ड्रॉप में फैलता है। तो लिहाजा ये मास्क इसको आराम से रोक सकता है। तो हम्म। आम मास्क इसके लिए काफी है। लेकिन बदनसीबी से ये हुआ कि एक हाइप क्रिएट हुआ, और हर आदमी कहा कि जी मुझे N95 चाहिए। अब N95 तो बहुत महंगा मास्क है, और उसकी जरूरत भी नहीं। तो ये जो बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ द मास्क भी बहुत खतरनाक हुआ,
और उसकी वजह से हुआ ये कि जब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस खरीद नहीं सकते, N95 मास्क तो 1000 रुपए का एक आता है, आम मास्क शायद 10 रुपए का एक आता है। तो अब ये जो कीमतों का जो अननेसेसरी एक्सपेंस हुआ, एक बात याद रखिएगा, जब भी पैंडेमिक होता है, पैंडेमिक में हमेशा रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। ये नहीं होता कि 100% आप करेंगे, आप रैशनलाइज करते हैं, आप रिसोर्सेज से मैच करते हैं चीजों को, और बहुत जरूरी चीजों को करते हैं। अब इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने बाकायदा एक गाइडलाइन बना दिया है कि किस सिचुएशन में किसको मास्क चाहिए, किसको ग्लव्स चाहिए, किसको गॉगल्स चाहिए, किसको गाउन चाहिए। अब अगर हर आदमी कहे कि मुझे सर से पैर तक वो चीजें दे दो, तो वो उसकी ना जरूरत है ना उसका कोई फायदा है। अच्छा, सिर्फ पीपी, अब ये तो हो गया कि पीपी की प्रोवाइड करना जाहिर है वो कम हो गया। उसका नुकसान उन लोगों को हुआ जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे। इस वजह से कुछ लोग इन्फेक्ट भी हुए। अच्छा, लेकिन इसकी एक और बात समझने की जरूरत है। बेशक आप मुझे सारे पीपीज दे दें, लेकिन अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर है कि मैं कैसे उसको पहनूं, कैसे उतारूं, तो बावजूद इसके कि मैंने सब कुछ पहने रखा है, लेकिन जब उतार रहा हूँ मैं प्रॉपर, मैं मास्क को यूं पकड़ के उतार दूंगा तो मैं अपने हाथ को इन्फेक्ट कर लूंगा। ग्लव्स को मैं उतारने के बाद हाथ नहीं धोऊंगा तो मैं खुद को इन्फेक्ट कर लूंगा। तो उसमें, और बावजूद के तमाम ट्रेनिंग दे दी गई, मैं लापरवाही करूंगा तो मैं खुद भी इन्फेक्ट हो सकता हूँ। मेरे पास पीपी भी है, मेरी ट्रेनिंग भी है, लेकिन मैं उस पर जरा सी लापरवाही करूंगा तो जो इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर को हो रहा है उसमें सर्टेनली पीपी की कमी का हद जरूर है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग की कमी का भी दखल है। और सबसे अहम बात, मुझे एज ए हेल्थ वर्कर इसका एहसास करना कि मुझे बहुत तरीके से, हम इसको डॉफिंग एंड डॉनिंग कहते हैं, डॉन का मतलब पहनना, डॉफ का मतलब निकालना, डू ऑफ, तो इसका भी हमें बार बार समझने की जरूरत है। नहीं हमें समझ आ रही है, हम अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट से, अपने इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाएं कि आप हमें सिखाएं। हमने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले को हल करने के लिए एक पूरा वीडियो का सीरीज डेवलप किया है। इसको हमने रिकॉर्ड कराया है कि हर चीज को, अगर हम जो भी प्रेजेंटेशन हम फेस टू फेस करते थे उसको हमने रिकॉर्ड करवा लिया है तमाम एक्सपर्ट से, और वो हमारे यूट्यूब एक चैनल है रिफा का, उस पर भी अपलोड होगा और हमारे साइट पे होगा। जिसको फॉर एग्जाम्पल डॉफिंग एंड डॉनिंग करना है, किसी की से पूछने की जरूरत नहीं है, आपने हमारे उसको क्लिक किया, आपके पास आ गया। और वैसे भी नेट भरा पड़ा है इस किस्म के वीडियोस, तो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें एहसास जिम्मेदारी अस्पताल की इंतजामिया कि वो 100% पीपीई जो उनके काम के लिहाज से जरूरी है जी, और ये इंश्योर करें कि वो पीपी हर वक्त अवेलेबल हो, और हम एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको इंश्योर करें कि हम सही वक्त पे उसको पहने, सही वक्त पे उतारे, सही तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करें। अगर हम इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इशू नहीं आएगा। ठीक है सर। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम हो रहा है और मैंने पढ़ा था कि वैक्सीन पर चाइना में भी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी जो वैक्सीन तैयार किया है, एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन, वो हैवी एक्सपोजर में मंकीज के ऊपर ट्राई की गई है। हैवी एक्सपोजर में उन्हें रखा गया है और उन पर काम कर गई है वैक्सीन। तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि वो ह्यूमंस पर भी काम करेगी? देखिए क्योंकि जी जी प्लीज। ह्यूमन पर भी ट्रायल्स हो रहे हैं और इंसानों पर ह्यूमन पर भी ट्रायल्स हो रहे हैं वैक्सीन के। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा है कि वो 40 मिलियन डोजेस पहले से ही तैयार कर लेंगे ताकि अगर ह्यूमन पर काम करे तो उनको आसानी हो इस वैक्सीन। देखिए वैक्सीन जो है ना, वो जब तक वैक्सीन या कोई भी दवा जब तक ह्यूमन ट्रायल ना हो और उसकी सेफ्टी और एफिकेसी कंफर्म ना हो जाए, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये अच्छा। इतना जल्दी का प्रोसीजर नहीं है। जी। मेरा नहीं ख्याल कि इस साल के आखिर से पहले कोई भी वैक्सीन मार्केट में आ सकेगी। और अगर आ भी गई तो मुझे जो जिस बात का बहुत अंदेशा है कि चूंकि इस पे इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करेगी। जाहिर हो किसी ना किसी कंपनी के थ्रू कर रही होगी। तो जब वो मार्केट करेगी तो वो कभी भी, कोई भी दवा जब पहली बार लॉन्च होती है तो उसकी प्रोप्राइटरी राइट तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जी। क्या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे, ये मेरे जहन में एक सवाल हमेशा है। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ।
इस वक्त फ्लू वैक्सीन पाकिस्तान में 580 से 600 रुपए में अवेलेबल है। उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में शायद ही 0.1% लोग भी वैक्सीनेटेड नहीं है। इसको छोड़े, इवन अमेरिका जैसे अमीर मुल्क में 100% वैक्सीनेशन फ्लू वैक्सीन की नहीं है। तो आप सोचिए कि वैक्सीन बन तो गया, लेकिन क्या हम 100% दुनिया को कवर कर सकेंगे? ये मेरे ख्याल में दीवाने का ख्वाब हो सकता है, अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। तो अगेन फिर मैं आऊंगा कि इसका फिर जो असल है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, ये जो चीजें हैं, ये लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू हम करेंगे और हम अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करेंगे, और जिनको वैक्सीन जितना मैक्सिमम पॉसिबल पॉपुलेशन को लगाएंगे तो फिर शायद बेहतरी होगी, अदरवाइज उसकी उम्मीद बहुत नहीं है। ठीक है सर, यानी आपके ख्याल में प्रिकॉशंस ही हमें बचा सकते हैं इस वायरस से। देखिए, हम कम से कम, हम डेवलपिंग कंट्री तो शायद ये ख्वाब ना देखें तो बेहतर है कि उनकी 100% पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी 100% पॉपुलेशन को अवेयरनेस क्रिएट करके, लोगों को समझा के, हम ये जो तरीके हैं बचने के, प्रिवेंशन के, वो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों, देखिए, हाथ धोने के और सफाई के हम आदी हैं। हमें तो हमारे मजहब ने सिखाया है, सफाई निस्फ़ ईमान है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम इस बिल्कुल अपोजिट के आदी हैं। हम तो लोगों से गले मिलने के आदी हैं, हम तो मुसाफिया करना बहुत अहम समझते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा गाइड करने से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि लोग इसको समझ जाएंगे। अच्छा सर, इंडिया में जो टेस्टिंग किट्स, चाइनीज टेस्टिंग किट्स मंगवाई गई थी, इंडिया ने फैसला किया कि वो लोग वापस करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रही। जो इंडिया की टॉप एजेंसी है कोरोना वायरस आउटब्रेक से जो डील कर रही है, उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग किट्स जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रही। तो अब उन्होंने ना स्वैब टेस्ट निकाला है, उससे उनका कहना है कि उससे उसी वक्त रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि वो उसी वक्त वायरस जो सिक्रीशन है उसके थ्रू पता लगा लेते हैं। तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग वही टेस्टिंग किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रही तो ये मुश्किल की बात है। अच्छा, अब ये बड़ा एक, देखिए, ये चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो, हम तो साइंटिफिक लोग हैं, हमें तो साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। जी कोई भी टेस्ट दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100% रिजल्ट देता हो। दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव में होते ही हैं, हम इसको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो ये तो होगा। अब क्या ये एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है, ये तो लोगों को करने के बाद ही पता चलेगा, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक इंडिया के कहने से तो बात नहीं बनेगी। अब जो टेस्ट वो क्लेम कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्या, पहले वो तो बताएं ना। ये कह देने से कि हमारे पास जो है हमारा सबसे अच्छा है, ये तो बचपने वाली बातें हैं। ये साइंटिफिक दुनिया इसको नहीं मानती। ठीक है। मेरे ख्याल में जब तक हमें कोई दूसरा किट अवेलेबल नहीं है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर्टेनली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर चीज में होती है, और वो उसी वक्त होगी जब आप उसको करेंगे। करे बगैर मफरूजों के बुनियाद पे आप किसी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, टेस्टिंग किट्स जो टेस्ट बताती हैं वो क्या गलत टेस्ट भी बता सकती हैं? ऐसा हो सकता है? फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी किसी शख्स को कोरोना है और वो टेस्ट ना डिटेक्ट कर सके, या नहीं है और वो कहे के है। ये हर टेस्ट में ये पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी बहुत इश्यू आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं है। अगर प्लस माइनस 5% इज ओके, लेकिन अगर ये 20% या 30%, तो फिर सवाल ये निशान है। तो अभी तक तो ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि इतनी ज्यादा फॉल्स पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। सामीन आप सुन रहे थे FM 102.2 से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मथिउर रहमान। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं azmepakistan.tv और edutv.hec पर। इसी के साथ अपनी मेजबान अरूज अयूब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।